एडवोकेट हैं भाई शादाब खान साहब। आज हमारे बिहार यूनिट के भी यहाँ पर प्रदेश और उपाध्यक्ष मौजूद हैं। श्री दिनेश कुमार मौर्य जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और संजय प्रताप सिंह जी हमारे बिहार के उपाध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर के 2-3 प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। पहली चीज तो बिहार में SIR के नाम पर गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश कहीं न कहीं सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से होती है। स्वाभाविक रूप से झुग्गी झोपड़ी प्रायः बड़ी नदियों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में एक नहीं हर साल होते हैं। ऐसी हालात में उनके तमाम महत्वपूर्ण अभिलेख पानी में भीग जाने के नाते, घर के गिर जाने से, छप्पर की जमीन डूब जाने से नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मतदान पहचान पत्र बनाया है तो अलग से SIR फार्मूला लागू कर मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश क्यों की जा रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी निर्वाचन आयोग को आगे कर भाजपा सरकार साजिश के तहत यह खेल खेल रही है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मतदाता गरीब हो या अमीर हो, भारतीय संविधान ने सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। जो वोट माननीय प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है, वही वोट एक चपरासी चौकीदार के भी वोट की कीमत है। अदानी के वोट की जो कीमत है, वही वोट अदानी के यहां काम करने वाले सबसे छोटे पायदान के कर्मचारी की भी है। इसलिए SIR का बहाना बनाकर मतदाताओं को वोट देने से अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, अन्य अभी निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए अभिलेख जो मतदाताओं को आइडेंटिफाई करने के लिए चिन्हित किए गए थे, वो अपने आप में पर्याप्त है। उसके बावजूद मतदाताओं को रोकने के लिए इस प्रकार का घटिया साजिशन जो अतिक्रमण किया जा रहा है, वो मात्र गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो गांव में रहते हैं उनको वोट से वंचित करने की साजिश है। अपनी जनता पार्टी इस कृत्य की घोर निंदा करती है और साथ ही साथ मांग भी करती है कि मतदाताओं को का निष्पक्ष मतदान हो। निर्वाचन आयोग इस बात को सुनिश्चित कराए। सरकार के प्रभाव में आकर के कोई ऐसा गेम न खेले जिससे कि निर्वाचन आयोग से लोगों का विश्वास हटे। निर्वाचन आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है। हम सभी उसका सम्मान करते हैं, विश्वास भी करते हैं। ये सम्मान और विश्वास पर उंगली उठने की नौबत न आए, इसलिए निर्वाचन आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी कार्रवाई से
बिहार के मतदाताओं को मतदान करने से वंचित न किया जाए, निष्पक्ष चुनाव हो और जिससे कि मतदाताओं का निर्वाचन आयोग के प्रति विश्वास बना रहे। वहीं पर अपनी जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव में भी हिस्सा लेने जा रही है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज भाजपा के नेतृत्व की सरकारें जनता की जवाबदेही से हट रही हैं, भाग रही हैं, गुंडा राज चरम पर है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, गुंडा राज बेतहाशा आज कानून पर हावी है। आए गए दिन एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों की हत्या, बहन बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं और यही हाल बिहार की भी है, यही हाल यूपी की भी। सरकारें कान में तेल डालकर किस तरह बैठी है, जैसे लगता है उनको कानून राज से कोई लेना देना है ही नहीं। खाली बयानबाजी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जबकि हकीकत यह है कि पूरा का पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश इस समय गुंडा राज का पर्याय बन गया है। यहां तक कि संवैधानिक मर्यादाएं तार तार की जा रही है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पर, जहां पर आज सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें बन गई, मंदिरालय खुल रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। दुर्भाग्य है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी जहां सरकारों की होती है, वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़े बेटियां बढ़े बेटी, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे, यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी। और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है अपनी जनता पार्टी, जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बीएड स्टाफ भी दिया जा रहा है। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं,
ब्लॉक मुख्यालय करेंगे, हर ब्लॉक में, किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती, स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को, आरएसएस को, तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री, स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर में खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार क्या चाहती है? वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का चुनाव जब होते हैं कहीं ना कहीं जो शिकायतें लेके पहुंचती है, विभाग की पहुंचता है और लोग भी पहुंचते हैं, मगर खाली उसके बाद जो है जू नहीं रेंगती है। क्या उनको कहीं ना कहीं सत्ता का डर रहता है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं? नहीं, कुल मिलाकर के जब संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपना गुलाम बना लेती है, अपने हाथ में कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती है। अगर नहीं करता, जब निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार या केंद्र सरकार की दया और माया पर बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तीन लोगों की सदस्य की टीम होगी, जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होगा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष निर्भीक होकर के चुनाव संपादित कराते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मेहरबानी पर ही निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने हैं, गुंडाराज चरम पर है और साथ